आईपीएल फिक्सिंग मामले में जस्टिस लोढ़ा पैनल का बाउंसर कुंद्रा मयप्पन पर लाइफ टाइम बैन। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स भी आईपीएल से 2 साल के लिए आउट। इंडिया सीमेंट खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। 12 साल से चल रहा ईरान का बॉयकॉट खत्म हुआ। 6 बड़े देशों के साथ न्यूक्लियर डील पर मुहर। डील के बाद कच्चे तेल में तेज गिरावट। कल की तूफानी तेजी के बाद आज बाजार में थकान हावी। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद मामूली कमजोरी के साथ बंद। सेबी रेगुलेटर ने भारतीय बाजार में किसी बुलबुले की संभावना को किया खारिज। नेटवर्क 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, सेबी के कामकाज में सरकार का नहीं है कोई दखल। विवादों में रहे जमीन अधिग्रहण कानून को लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ी जा सकती है। कल इस मुद्दे पर होगी प्रधानमंत्री की अगुवाई में नीति आयोग की अहम बैठक। सिर्फ ₹1 में लीजिए स्पाइस जेट की उड़ान का मजा। एक और रेड हॉट स्पाइसी ऑफर लेकर आई एयरलाइन, लेकिन नॉर्मल रेट पर रिटर्न टिकट की बुकिंग भी होगी जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आगे बढ़ते हैं, डालते हैं नजर कुछ और बड़ी सुर्खियों पर। तो किस प्रकार से देश में स्किल के लिए साधन जुटाया जा सके और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप हो, एक बार वित्त मंत्रालय से बातचीत हो, उन योजनाओं को हम लेके चल सकते हैं। और कल प्रधानमंत्री मोदी के महत्वाकांक्षी मिशन स्किल इंडिया का होगा आगाज। लॉन्च से पहले स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, लाखों लोगों को दिया जाएगा 5,000 से 1.5 लाख तक का लोन। सरकारी कंपनियों के ओएफएस के दौरान शेयर में भारी गिरावट रोकने के लिए सेबी उठा सकता है कड़े कदम। सॉकेट लिमिट और ट्रेडिंग पर सख्ती जैसे कदम संभव। आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। सिर्फ 3 ट्रॉफी ही नहीं, विंबलडन से मेक इन इंडिया के लिए भी आई अच्छी खबर। इस बारे में बुलेटिन में आगे बात करेंगे वेलस्पन ग्लोबल ब्रांड की एमडी दीपाली गोयनका से। बुलेटिन में सबसे पहले आईपीएल सट्टेबाजी पर जस्टिस लोढ़ा कमेटी के बड़े फैसले की बात। आखिरकार क्रिकेट प्रेमियों को जिस फैसले का बेसब्री से इंतजार कई महीनों से था, आज लोढ़ा कमेटी ने राजधानी दिल्ली में इस फैसले को सार्वजनिक किया। कमेटी ने न सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के टीम प्रिंसिपल गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को आजीवन क्रिकेट से बैन किया, बल्कि दोनों फ्रेंचाइजी को अगले 2 साल के लिए आईपीएल से सस्पेंड भी किया। हालांकि इंडिया सीमेंट ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है। सैकड़ों टीवी कैमरों और पत्रकारों से खचाखच भरे कमरे में जस्टिस लोढ़ा ने जब मंगलवार दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना शुरू किया, तो एक के बाद एक करके उन्होंने एन श्रीनिवासन की इंडिया सीमेंट्स और राज कुंद्रा के राजस्थान रॉयल्स की धज्जियां उड़ा दी। रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने साफ साफ बीसीसीआई और आईपीएल के नियमों और कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देते हुए गुरुनाथ मयप्पन और कुंद्रा को आजीवन क्रिकेट की किसी भी गतिविधि में शामिल होने पर लाइफ बैन लगा दिया है। He is suspended for life from the activities as explained in Article 7.5 under Level 4, first offence of Article 2.4 of the Code of Conduct. लेकिन उससे भी अहम खबर ये रही कि लोढ़ा कमेटी ने आईपीएल इतिहास के सबसे कामयाब टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भी 2 साल का बैन लगा दिया। The committee proposes to impose sanction on India Cements franchisee under Section 6 Rule 4.2C of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. The order accordingly, the period of suspension shall commence from the date of this order. कमेटी ने ये साफ किया कि इंडिया सीमेंट्स और राजस्थान की दलीलें बेकार रही, और तो और दोनों फ्रेंचाइजी ने अपनी तरफ से गुरुनाथ और राज कुंद्रा पर भी कोई कार्रवाई नहीं की। अपने फैसले में लोढ़ा कमेटी ने साफ किया कि गुरुनाथ मयप्पन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, उन्हें भ्रष्ट काम नहीं करने चाहिए थे। मयप्पन ने आईपीएल के नियमों का उल्लंघन किया। कमेटी ने लगभग तमाम बातें राज कुंद्रा के लिए भी दोहराई। कमेटी का कहना है कि राज कुंद्रा ने राजस्थान रॉयल्स, बीसीसीआई और खेल का भरोसा तोड़ा। कुंद्रा गलत कामों में लिप्त होने के दोषी हैं। It is evident from the decision of the Supreme Court that the offence of betting committed by team official who is in position of owner is very serious, and such act would certainly be against the spirit of the game and bring the game to disrepute. 2 फ्रेंचाइजी के बैन होने से क्या खिलाड़ियों का नुकसान नहीं होगा?
इस सवाल के जवाब में जस्टिस लोढ़ा ने साफ किया कि क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं और थोड़े आर्थिक नुकसान से खेल की प्रतिष्ठा ज्यादा अहम है। इस फैसले की गूंज आने वाले वक्त में न सिर्फ खिलाड़ियों और बीसीसीआई के लिए मुश्किल खड़ी करेगी, बल्कि श्रीनिवासन को आईसीसी की गद्दी से भी हटाने में चिंगारी का काम करेगी। जस्टिस लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट का सार ये है कि लोगों का भरोसा क्रिकेट में वापस लौटना चाहिए और इसके लिए जिन लोगों को सजा दी गई है वो महज एक संकेत मात्र है। अब देखना यह है कि बीसीसीआई इस मामले को लेकर क्या पहल करती है। एहतिशाम खान, दिल्ली। जस्टिस लोढ़ा कमेटी के फैसले का पूर्व क्रिकेटर्स और याचिकाकर्ताओं ने स्वागत किया है। इनका कहना है कि बीसीसीआई में अभी और सफाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई समिति के फैसले ने ये साबित कर दिया कि खेल बड़ा होता है, कानून बड़ा होता है और कोई भी आदमी कितना भी एरोगेंट हो जाए कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। मैं अब आपके चैनल के माध्यम से बीसीसीआई से आग्रह करूंगा कि अगर वाकई में क्लीन इमेज करना चाहते हो तो जिन लोगों को आज समिति ने सजाफ्ता माना है उन लोगों के ऊपर बीसीसीआई विभिन्न धाराओं में 420, 406 में अविलंब केस करे। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियां हैं जो बीसीसीआई में से निकलनी चाहिए। तो केवल नाम मात्र है, ये तो अभी आप राई निकाला है पहाड़ में से आपने, तो अभी तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी, लेकिन प्रसन्नता है, आज एक अच्छी शुरुआत हुई है। अब तो जो बंद लिफाफा है वो भी खुलना चाहिए, जो सील बंद लिफाफा है वो भी खुलना चाहिए। It's now quite evident that any wrong move will be severely dealt. But I think it's a very good decision. Basically, it is more a sort of both compassion as well as hardness is there in the decision. और आईपीएल में सट्टेबाजी पर लोढ़ा कमेटी के बड़े फैसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आईपीजी मीडिया ब्रांड्स इंडिया के सीईओ शशि सिन्हा। शशि जी, आप क्रिकेट के बड़े फैन भी हैं। आज का फैसला काफी अहम है, लेकिन क्रिकेट में जो गंदगी फैली है उसे खत्म करने के लिए क्या ये काफी है? देखिए, पहली बात तो क्रिकेट प्रेमी को बुरा लगता है कि इस तरह की हरकत हुई और पकड़ी गई, जो कोर्ट भी बोल रहे हैं, क्योंकि इस देश में कोर्ट के लिए मानना है और जो जस्टिस लोढ़ा कमेटी को कोर्ट की बनाई हुई है, तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा तो बुरा लगेगा, लेकिन और जरूर इसका फायदा होगा। अब चाहे बीसीसीआई अभी इसका कोई नतीजा निकले या अभी लोग वापस कोर्ट में अपील करेंगे और उसके बाद कोई नतीजा निकले, नतीजा जरूर निकलेगा और ये अच्छा ही होगा क्रिकेट के लिए देश में। बिल्कुल सिन्हा जी, लेकिन ये समझाएं कि ब्रांड आईपीएल पर क्या इस बार कोई असर पड़ेगा? पहली बार नहीं है कि आईपीएल किसी कंट्रोवर्सी में यहाँ फंसा है, पर दिलचस्प बात यह भी है कि इस टूर्नामेंट पर हमने इन विवादों का ज्यादा असर नहीं देखा है। देखिए, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि जो करीब 80% आईपीएल का जो रेवेन्यू आती है वो एडवर्टाइजिंग से आती है, विज्ञापन से आती है। मेरा मानना, जो आपने भी कहा कि भी 8 आईपीएल हो चुके हैं, ऊपर नीचे हुआ है, कुछ चढ़ाव उतार हुए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि इंडिया में ऐसे कोई ऑप्शन ही नहीं है इतनी बड़ी स्केल के कि जो एडवर्टाइजिंग हो पाए। तो मेरा मानना ये अभी 9 महीने हैं, अगले आईपीएल में आईपीएल बिकता है 3 महीने पहले, तो बहुत टाइम है, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी दुनिया के देश में बड़े बड़े खेल में, फुटबॉल में देखिए हुआ, अक्सर इस तरह की हरकत होती है और उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पर ये जरूर है, वैल्यूएशन में जो टीम्स हैं उनको जरूर फर्क पड़ेगा। अगर टीम निकल जाती है तो उनकी रेवेन्यू में फर्क पड़ने वाला है। शशि जी, कई ब्रांड आईपीएल से जुड़ते हैं, क्या अब भी उनका रिस्पांस पहले जैसे ही रहेगा आपके मुताबिक, ये भी देखते हुए कि फिलहाल तो 6 टीम ही रह गई हैं? देखिए, आईपीएल में 2 चीजें, एक तो जो व्यूअरशिप आती है उसमें ब्रांड्स कहते हैं हम अपनी एडवर्टाइजिंग दिखा रहे हैं, जिससे इस बार सारे ई कॉमर्स वाले आए थे, सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज आती हैं, मोबाइल कंपनी आती हैं। जैसे आपने ठीक बोला, वो मौका है, सीजन है, गर्मी होती है, तो उस समय वो तो उनको अपने कंज्यूमर्स को रीच करना है, वो रीच करने का तरीका है, वो नहीं चेंज होने वाला। इससे बड़ी प्रॉपर्टी में इंडिया में कोई नहीं है जो जिससे कितनी रीच आती है, और ये 8 साल से देख रहे हैं, तो उस तरह के लोग जरूर आएंगे। हाँ, ये जो एसोसिएट करते हैं, जो स्पॉन्सरशिप करते हैं, उनको सोचना पड़ेगा 2 बार कि कुछ उनकी ब्रांड पर फर्क ना पड़े, लेकिन मेरे को लगता नहीं उसमें होगा, क्योंकि मेरा मानना है जब इतने लोग आते हैं बार बार, आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं रहा है, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो गया है, थोड़ा मजा भी है उसमें, तो लोगों को समझ में आता है, देख रहे हैं, मजा आ रहा है, लोग 6 मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको लाइटली लोग लेते हैं, कंज्यूमर जो देखने वाले होते हैं थोड़ा लाइटली लेते हैं, ये ब्रांड्स को समझ में आता है।
लेकिन यहाँ आप क्या सुझाव देंगे जिससे क्रिकेट की गंदगी कम हो सके और बीसीसीआई अपना तौर तरीका बदल सके? देखिए, ये तो मेरा ये एरिया नहीं है, तो बीसीसीआई समझदार लोग हैं, उनको मालूम है। लेकिन जितना इसमें मजबूती लाएंगे, जितना स्ट्रिक्ट होंगे, प्लेयर्स पे तो फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि प्लेयर्स तो फिर बाकी टीम में डिवाइड होंगे और इन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जैसे जो कर लिया कोर्ट में उसको फॉलो करेंगे, अगर बीसीसीआई करते हैं तो लोगों में थोड़ा आएगा, सहानुभूति आएगी कि हाँ ये अच्छे रास्ते में चले हैं। अगर उसको कवर अप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर लोग फिर सोचेंगे तो बस ऐसा ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद बताएंगे कि ईरान का 12 साल का वनवास कैसे खत्म हुआ और क्यों लुढ़के क्रूड के दाम। साथ ही बताएंगे अच्छी खबरों के बावजूद बाजार की सेहत क्यों नहीं है अच्छी। बीस महीने की लंबी बातचीत के बाद ईरान और 6 बड़े देशों में परमाणु समझौता हो गया है। इस डील के बाद 12 साल से ईरान का बहिष्कार खत्म हो जाएगा और करार के तहत ईरान को परमाणु बम बनाने की तकनीक हासिल करने से रोक दिया गया है। डील के तहत ईरान अपने सेंट्रीफ्यूज की संख्या 2/3 घटाने के लिए तैयार हो गया है। साथ ही ईरान अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की क्षमता में कटौती करेगा। साथ ही IAEA के जांच अधिकारियों को अपने संयंत्रों की जांच की इजाजत देगा। ईरान न्यूक्लियर डील को अमेरिका ने अपने हितों के पक्ष में बताया है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि ईरान डील विश्वास पर नहीं बल्कि वेरिफिकेशन पर बनी है और अगर भविष्य में ईरान समझौते की शर्तों को तोड़ता है तो उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। That means this deal is not built on trust. It is built on verification. Inspectors will have 24/7 access to Iran's key nuclear facilities. Iran will have access to Iran's entire nuclear supply chain, its uranium mines and mills, its conversion facility, and its centrifuge manufacturing and storage facilities. This ensures that Iran will not be able to divert materials from known facilities to covert ones. Some of these transparency measures will be in place for 25 years. Because of this deal, inspectors will also be able to access any suspicious location. Put simply, the organization responsible for the inspections. कच्चे तेल में भारी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड का दाम करीब 2% तक लुढ़क गया है। वहीं घरेलू बाजार में करीब 3% नीचे कारोबार हो रहा है। फिलहाल अगर हम देखें तो यहाँ पे चाल थोड़ी सी बदलती हुई दिखाई दे रही है और घरेलू बाजार काफी फ्लैट लेकिन हरे निशान में, वही नाइमेक्स और ब्रेंट में भी हम देख सकते हैं। खासतौर से नाइमेक्स में 1.25% की तेजी दिखाई दे रही है। दरअसल ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर दुनिया के 6 बड़े देशों के साथ डील हो गई है और इन देशों में ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका का नाम शामिल है। ऐसे में आगे ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ने का अनुमान है। ईरान के साथ हुए समझौते के बाद कमोडिटीज इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल है, जानने के लिए बात करते हैं अपनी सहयोगी प्रज्ञा सिंह से। प्रज्ञा, विदेशी बाजार और कमोडिटीज का क्या हाल है? कविता, जैसा कि आपने बताया कि क्रूड ऑयल की चाल बदलती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जब ये न्यूज आई थी कि ईरान ने अपनी डील साइन कर ली है 6 दिग्गज देशों के साथ, उसके बाद हमने देखा था कि एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला था। नाइमेक्स में ऑलमोस्ट 2% की गिरावट और उसी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट हमें घरेलू बाजारों में भी दिखाई दिया था। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। निचले लेवल से थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ी राहत की बात जरूर है। हालांकि ये शॉर्ट टर्म हो सकता है क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली कच्चा तेल और भी ज्यादा सस्ता होगा। ईरान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएगा, सप्लाई कर पाएगा और यही सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है क्रूड में। यूएस मार्केट्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। यहां पे हमने देखा ओपनिंग तो ग्रीन थी, हालांकि बाद में थोड़ी सी बिकवाली होती हुई दिखाई दी, लेकिन एक बार फिर से यहां पे ग्रीन टेरिटरी में ट्रेड्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कल जितनी रैली हमने देखी थी उतनी रैली आज आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि ईरान की जो डील फाइनलाइज हुई है उसकी वजह से कमोडिटी स्टॉक्स, ऑयल स्टॉक्स में एक हिट देखने को मिल रहा है, चाहे वो यूएस मार्केट्स की बात हो, चाहे वो यूरोपियन मार्केट्स की बात हो, और इसी वजह से एक थोड़ी सी रैली को यहाँ पे ब्रेक लगती हुई भी दिखाई दे रही है।
यूरोपियन मार्केट्स में भी वही स्टोरी है। जो रैली थी कल की वो आज भी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि कल एक काफी बड़ा बेल आउट का फैसला आया है। वो जश्न आज भी जारी है, लेकिन जश्न में थोड़ा सा भंग जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान की डील साइन हो गई है। कुछ कमोडिटी स्टॉक्स पे जरूर यहां पे भी हल्का सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन एक मेजर मार्केट चाइनीज मार्केट, यहां पे आपको जरूर आज दबाव देखने को मिलेगा। 3 दिन की रैली पर आज फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जो इमरजेंसी मेजर्स ले रही है सरकार, उसने शॉर्ट टर्म में तो हेल्प कर दिया, लेकिन जो फंडामेंटल्स है, जो बिग पिक्चर है, वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी आपको। जी शुक्रिया प्रज्ञा सारी डिटेल्स के लिए। वहीं भारतीय बाजारों की बात करें तो ईरान और यूरोपीय यूनियन की डील की उम्मीदों से बाजार को थोड़ा सहारा जरूर मिला है, लेकिन बाजार दबाव के साथ ही बंद हुए। सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए, वहीं बैंक निफ्टी में भी दबाव दिखा। हालांकि मिड कैप शेयरों में जोश जारी रहा। मिड कैप शेयर करीब 0.5% चढ़कर बंद हुए। आज फार्मा आईटी शेयरों में तेजी रही, वहीं बैंकिंग ऑटो रियल्टी शेयरों की पिटाई हुई। भारतीय बाजार मजबूत है और इनमें कोई बुलबुले जैसे हालात नहीं है, ये मानना है सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में सिन्हा ने ये भी कहा कि सेबी के कामकाज में सरकार का कोई दखल नहीं है। नेटवर्क 18 के भूपेंद्र चौबे से बातचीत में सिन्हा ने ये भी साफ किया कि सेबी कॉर्पोरेट के पक्ष में काम नहीं करता। 2014-15 the Indian market has given a return of around 26-27%. This year, if you look at last 3 months, our market has given a return of around 10%, 9.66 or 10%. This is not a bubble, especially if you are looking at an economy which is growing at 6.5 or 7% or even 7.5%. This is not a bubble. Also, there is a very important ratio called price-earning ratio, and the price-earning ratio of India today is almost similar to the larger index, for example, the MSCI index. So we are not in a bubble phase at all. But there are other economies which have been, I will not like to name them, which were in a huge bubble, and that is why in the last 3-4 weeks we are seeing a similarly huge decline. And the whole country is suffering because of that. India is not in that phase. SEBI has been dealing with successive governments, not one government. And the political configuration at the highest level has been changing. But our stand has been the same. And we have been acting against those corporates whom we find are in violation of rules. People come to the market to raise money or not. It's not because SEBI is going to go after them. It is because they need to make investment. If the climate in the country, in the macroeconomic climate in the country is such that corporates want to make investment, then they will come to SEBI. It's not because SEBI is stopping them, but we have facilitated them. Look at our latest board decision. We have allowed for electronic IPO. And now the IPO process, which used to take 12 days to get listed, now it will get listed in 6 days. We have made the whole IPO process so simple. कल नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक हो रही है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस बैठक में जमीन अधिग्रहण कानून का एजेंडा सबसे अहम रहेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार जमीन अधिग्रहण कानून पर राज्यों को मनाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हो सकते। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, क्या खबर निकल कर आ रही है, किस तरह के विकल्प में सरकार के पास? देखिए, इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि जमीन अधिग्रहण से जुड़े हुए अध्यादेश में जो भी प्रस्तावित बदलाव किए गए हैं, वो बदलाव राज्यों के साथ सलाह मशविरा के बाद ही किया गया है, उनके हित में ही किया गया है। ऐसे में उनका विरोध करना सही नहीं है, और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि वो इस बिल पर राज्य जो है केंद्र का समर्थन करें। लेकिन यहाँ पे अब केंद्र सरकार का रुख क्या होगा, इसके लिए 3 विकल्प बताए जा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। पहला विकल्प तो यह है कि केंद्र सरकार बढ़ चढ़कर काफी सक्रिय होकर जमीन अधिग्रहण कानून को लागू करने में भूमिका निभाए। लेकिन सूत्र यह भी बता रहे हैं कि ऐसा करने से राजनीतिक तौर पर भाजपा को नुकसान हो सकता है, खासतौर से ऐसे मौके पर जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि सरकार के दूसरे विकल्प पर विचार करे। दूसरा विकल्प यह हो सकता है कि केंद्र सरकार नर्म रवैया अपनाए और राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दे कि राज्य चाहे तो उसमें जरूरी फेरबदल करके उस बिल को लागू कर सकते हैं। वैसे भी जो जमीन बिल है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है, जिसमें केंद्र सरकार कानून तो
तो बनाती है, लेकिन राज्यों को उसमें फेरबदल करने की जिम्मेदारी होती है, फेरबदल करने का अधिकार होता है। यही बात राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कह सकते हैं, और वो ये कह सकते हैं कि आप जमीन अधिग्रहण जो कानून है उसमें जरूरी फेरबदल करिए, आपके हिसाब से जो जरूरतें हैं, इंडस्ट्री की जरूरतें हैं, आपकी जरूरतें हैं, बाध्यताएं हैं, उसके हिसाब से इसमें बदलाव करिए। ये एक विकल्प है जो बीच का रास्ता अपनाते हुए बेहतर हो सकता है। हालांकि तीसरा विकल्प है कि पूरी तरह से सरकार इस मुद्दे पर यू-टर्न ले ले और पुराने बिल के पास ही चले जाए, लेकिन ऐसा करने से काफी गलत संदेश जाएगा। ऐसे में सरकार इस विकल्प को भी अपनाएगी, इसकी संभावना काफी कम दिख रही है। ऐसे में बहुत हद तक संभावना है कल जब ये बैठक होगी तो उस बैठक में जमीन अधिग्रहण बिल को लागू करने की जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष तौर पर राज्यों के ऊपर छोड़ करके केंद्र सरकार थोड़ा सा सुस्त पड़ जाए, इस पर बहुत सक्रियता ना दिखाए। शुक्रिया लक्ष्मण। और रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महंगाई से मिली जरा सी राहत। और ब्रेक के उस पार रेल मंत्री सुरेश प्रभु से जानेंगे रेलवे की आमदनी बढ़ाने की उनकी नई योजना के बारे में। महंगाई के मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है। जून में थोक महंगाई की दर 2.36% से गिरकर 2.4% रही। खाने पीने के सामान और मैन्युफैक्चर्ड सामानों की महंगाई में कमी आई है, लेकिन नॉन फूड आर्टिकल्स, फ्यूल और पावर की महंगाई में बढ़त देखने को मिली है। खाने पीने के सामानों की बात करें तो दालों की महंगाई में खासा उछाल आया है। और थोक महंगाई पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, रिटेल महंगाई के आंकड़े थोड़ी चिंताजनक थे, लेकिन थोक महंगाई के आंकड़े राहत लेकर आए हैं। अब अगस्त में दरों में कटौती को लेकर ब्रोकरेज की क्या राय बन रही है? देखिए, आरबीआई तो सीपीआई इन्फ्लेशन ही देखता है और ब्रोकरेजेस को लगता है कि वहां पर एक दबाव बरकरार रहेगा। मॉनसून का प्रोग्रेस इतना ज्यादा अच्छा नहीं है जैसे कि शुरुआत में आशाएं जगी थी, तो सीएलएसए का मानना है कि 4 अगस्त को तो आरबीआई होल्ड पे रखेगा, कोई भी रेट कट की उम्मीद नहीं। हालांकि उन्हें लगता है कि 2015 खत्म होते होते एक रेट कट आ सकता है। वहीं अगर आप डीबीएस बैंक की रिपोर्ट देखें तो उनका भी मानना है कि फिलहाल तो कोई रेट कट नहीं होगा। 2015 के आखिर तक भी कोई रेट कट होने की गुंजाइश इन्हें बिल्कुल नजर नहीं आती। होल्ड पे रहेगा अब आरबीआई और स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होने का इंतजार करेगा। वहीं अगर आप आईडीएफसी का व्यू देखें तो उन्हें लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का कट अभी होना है, लेकिन वो 2016 में होगा। तो अब यहां से लेकर के दिसंबर तक रेट कट की गुंजाइश काफी कम हो चुकी है। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि बार्कलेज कैपिटल का इस पे क्या कहना है। इसी पे नहीं है क्योंकि आरबीआई काफी कंजर्वेटिव है अपने अप्रोच में, तो हमने अभी कोई रेट कट पेंसिल नहीं किया है। हम रिस्क फ्लैग कर रहे हैं कि अगर मॉनसून अच्छा रहा तो हो सकता है 1 से 2 रेट कट साल के एंड, फिस्कल ईयर के एंड तक आ सके। वॉलेटिलिटी की स्थिति देख के हो सकता है वो अक्टूबर या सितंबर महीने में हो सकता है एक रेट कट आ सके, लेकिन हमें नहीं लगता अगस्त में ज्यादा रिस्क है अभी रेट कट का। शुक्रिया प्रदीप इस पूरे एनालिसिस के लिए। देश के बंदरगाहों से होने वाली माल ढुलाई के जरिए रेलवे की आमदनी बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने कमर कस ली है। फिलहाल पोर्ट से होने वाली माल ढुलाई का सिर्फ 7 से 8% हिस्सा ही रेलवे के जरिए आता है और इस तरफ पहला बड़ा कदम उठाते हुए आज रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने गांधीधाम से टूना टीकरा तक 17 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को हरी झंडी दिखाई है। इसे पीपीपी मॉडल पर बनाया गया है और इस मौके पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सर, एनजीआर पॉलिसी के तहत एक पहला प्रोजेक्ट फ्लैग ऑफ किया गया है, किस तरह से फ्रेट लोडिंग के लिहाज से एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा? देखिए, हमारे पास जो बहुत बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट के ऊपर, कोस्ट को ही हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कार्गो है आयात निर्यात किया जाता है वहीं से आता है। यदि वो आयात निर्यात किया गया कार्गो यदि हम सिर्फ ट्रेन से नहीं भेज सकते, रेलवे से नहीं भेज सकते, वो रोड से जाएगा, रेलवे को नुकसान होगा। तो हमारी ये कोशिश है कि रेल पोर्ट को साथ कनेक्ट किया जाए ताकि रेल पोर्ट से रेलवे कनेक्ट करेगी कहाँ पे, आगे आने वाले रेल के मेन रेल नेटवर्क को। तो हमें जो कार्गो हमारे हाथ से निकल जाने वाला था अभी हमको मिलेगा, इसीलिए हमने पोर्ट कनेक्टिविटी के लिए बहुत बड़े पैमाने पे प्रायोरिटी देके काम करने की शुरुआत की है और हमारी एक पूरी कोशिश रहेगी कि किस तरह से हम आगे आने वाले दिनों में इस तरह से काम करें। ये तो आज जो प्रोजेक्ट किया तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें निवेश पूरी तरह से रेल के बाहर के लोगों ने किया और रेल को सालाना कम से कम 500 करोड़ से ज़्यादा
एक मुनाफा मिलेगा। सर 1200 मिलियन टन का इस फिस्कल तक टारगेट रखा हुआ फ्रेट लोडिंग का। इस तरह के प्रोजेक्ट या इस तरह की पार्टनरशिप कितनी सहायक होगी इस तरह के जो अचीवमेंट है उसको हासिल करने के लिए? एक तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थोड़ी सी स्लो है, माइनिंग भी पूरी तरह से पिकअप अब तक नहीं हो पाया। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा और तरीके से किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो को ले सके तो लेने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं मानता हूं कि अलग अलग एवेन्यूज देखने पड़ेंगे रेलवे को भी। यदि हम सही माने में रोड के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं तो रोड जो भी हैंडल करते हैं वो भी रोड को भी, रेल को भी करना चाहिए और कॉम्पिटिटिव टर्म्स पे करना चाहिए। और ब्रेक के बाद बताएंगे किस इंडियन ब्रांड ने मचाए विंबलडन में धूम। हमारे साथ होंगी वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स की एमडी दीपाली गोयनका। टेक्सटाइल और टॉवल बनाने वाली कंपनी वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स इन दिनों सुर्खियों में है। कंपनी अपने ब्रांड वेल्सपन के अलावा दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स के लिए टॉवल बनाती है। अब तो इसके बने टॉवल विंबलडन टूर्नामेंट में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स के एमडी दीपाली गोयनका से बात की हमारे सहयोगी आशीष वर्मा ने। तो जो विंबलडन में आप टॉवल देखते हैं, तमाम प्लेयर्स जो इस्तेमाल करते हैं, तमाम टॉवल जो है इंडियन कंपनी वेल्सपन इंडिया सप्लाई करती है। और इसी कंपनी की एमडी दीपाली गोयनका जो वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स को देखती हैं वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरे पास इनफैक्ट वो एक टॉल है, अगर आपने विंबलडन इस बार क्लोजली वॉच करा होगा तो मेंस जो है पर्पल और ग्रीन टॉवल इस्तेमाल करते हैं। ये वो टॉवल है जो दीपाली गोयनका की कंपनी वेल्सपन सप्लाई करती है। अगर हम दीपाली को भी स्क्रीन पे काट सके, मेरे ख्याल से जो विमेन्स टॉवल इस्तेमाल होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, वो शायद दीपाली के पास होंगे। मेरे को उन्होंने ये वाला भिजवाया है, ग्रीन और पर्पल वाला। इंटरेस्टिंग है दीपाली, ये जो जर्नी रही है वेल्सपन इंडिया की, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फैसिनेटिंग स्टोरी है, मैं पढ़ रहा था। लेकिन ये वेल्सपन का जो विंबलडन के साथ टाई अप हुआ, विंबलडन को आपने जो सप्लाई करना शुरू करा, ये कैसे हुआ, ये कैसे आपने ब्रेक करा? ये बहुत लंबी हिस्ट्री है एक्चुअली आशीष। ये 2007 से चालू हुई ये जर्नी और काफी सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट आशीष, मेरे को ये बताना चाहिए आपको कि इस बार हमारी विंबलडन टॉवल्स की सेल्स भी काफी अच्छी रही। इनफैक्ट इन यूके एज वेल। ये वहाँ पे म्यूजियम स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे इनकी सेल होती है और ऑनलाइन होती है। एंड दे जस्ट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द पास्ट रिकॉर्ड्स। सो इट हैज बीन ग्रेट एंड ये कहना पड़ेगा कि इसका क्रेज और बढ़ते जा रहा है। 2005-2006 से आप करें इसका, आपने विंबलडन के साथ टाई अप करा, बेचना शुरू करा था। ये टाई अप इसलिए मैं जानना चाहता हूं, आपने वो आइस कैसे ब्रेक करी? विंबलडन तो बड़ा प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट माना जाता है, उसमें सप्लाई करना टॉवल्स को, और इनफैक्ट अब तो मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए वेल्सपन वहां पे टॉवल सप्लाई करता है। तो ये आइस कैसे ब्रेक हुई, कैसे वो आपने डील बैक करी मैम? ये एक्चुअली मुझे कहना होगा कि क्रिस्टी जो हमारी कंपनी है यूके में, जो हमने 1996-97 में एक्वायर करी थी, एक्चुअली दैट मेड द फर्स्ट टॉवल फॉर क्वीन ऑफ इंग्लैंड in 1857 and also the first loom for the for a towel in UK in Manchester. So वैसे भी क्रिस्टी जाहिर है काफी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है यूके की हिस्ट्री के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे लिए बहुत, विंबलडन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था और हिस्सा था कि क्रिस्टी उनके लिए टॉवल बनाए। तो ये क्रिस्टी के माध्यम से ये विंबलडन का टॉवल हमारे पास आया। दीपाली जी, आप क्योंकि वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स देखती हैं और वेल्सपन मेरे ख्याल से एक तो विंबलडन में जो आइस ब्रेक करी थी, बड़ा प्रेस्टीज का इशू था। दूसरा इंटरेस्टिंग इस कंपनी के लिए मेरे ख्याल से वो टर्न अराउंड था जब आप लोगों ने वो वॉलमार्ट के साथ डील क्लॉक करी थी, क्योंकि अगर कोई वॉलमार्ट को सप्लाई करता है तो कहा जाता है बड़े तगड़े वॉल्यूम्स वहां से जनरेट होते हैं। एक तो ये विंबलडन आपने क्रिस्टीज के थ्रू चलिए एक्विजिशन करा था और उसके चलते आपको विंबलडन के प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में टॉवल सप्लाई करने को मिला। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कंपनी के अगर इतिहास में जाऊं तो वॉलमार्ट को कैसे आपने अपना क्लाइंट बनाया, वॉलमार्ट कितना बड़ा है आपके कारोबार के लिहाज से? क्योंकि अब मैं पढ़ा था वॉलमार्ट को जब आपने आइस ब्रेक करी या उसके साथ डील क्लॉक हुई तो उसके बाद लगातार जेसी पेनी, टारगेट, मेसीज, ये तमाम इंटरनेशनल जो जाने माने नाम है उन सब पे अब सप्लाई वेल्सपन के टॉवल्स होते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली खाली टॉवल्स ही नहीं, वी डू बेडशीट्स, बेसिक बेडिंग,
एरिया रग्स, बाथ रग्स। और जब हमने वॉलमार्ट के साथ, एक्चुअली वॉलमार्ट के साथ ये कहना पड़ेगा, उनको एक पार्टनर चाहिए जो कि उनके साथ ग्रो कर सके, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग विद अस। एंड उसके साथ हमारा एक और पार्टनरशिप है, वो है विमेन हेल्थ, विमेन हेल्थ लोगो उनके हर पैकेजिंग में, वॉलमार्ट के हर पैकेजिंग में आपको हर लोगो दिखेगा, वो है विमेन हेल्थ लोगो। दे प्रमोट विमेन हेल्थ एंटरप्राइज, और जो कि आपको मालूम है वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स इज अ वेल्सपन ग्लोबल, इट्स अ वेल्सपन हेल्थ, इट्स अ विमेन हेल्थ एंटरप्राइज दैट एक्चुअली they have committed around $20 billion of business to women held enterprise. So वो भी एक बहुत इसके अंदर एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट महत्व रखता है। बट वॉलमार्ट के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम उनके लिए एकदम पार्टनर की तरह काम करते हैं। हमारा ऑफिस भी है बेंटनविल में। वी आर वर्किंग क्लोजली। आज मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ कि कौन सा SKU उनके कौन से स्टोर पे सेल कर रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ डिटेलिंग वी वर्क विथ वॉलमार्ट। तो ये कुछ स्पेशल विंबलडन टॉवल्स हमारे साथ भी है स्टूडियो में। और कविता, फाइनल्स में जब फेडरर जोकोविच का वो इतना एक्साइटिंग मैच चल रहा था, तो ये टॉवल्स को नोटिस तो किया था हमने, लेकिन ये पता नहीं था कि ये भारत के वेल्सपन ने बनाए हैं। तो ये जानकर प्राइड भी हो रहा है कि यहाँ तक पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ यहाँ टेक्सटाइल और टॉवल के क्षेत्र में भी अपनी धाक जमा ली है भारत ने। तो ये विंबलडन भारत के लिए वैसे भी काफी स्पेशल रहा। 2 डबल चैंपियनशिप्स हमें मिले हैं। हमारे नाम रहा जूनियर चैंपियनशिप में भी इंडियन का नाम रहा, और टॉवल्स में भी हमारा नाम। बिल्कुल। इसी नोट पे रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी से एक्सक्लूसिव बातचीत। देश के करोड़ों लोगों को हुनरमंद बनाने के लक्ष्य के साथ मोदी सरकार कल अपने महत्वाकांक्षी मिशन स्किल इंडिया को लॉन्च करेगी। मिशन के लॉन्च से पहले CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में स्किल डेवलपमेंट मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सरकार ने स्किल इंडिया के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है, जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी से लेकर स्किल लोन जैसे कई प्रावधान किए गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज है नरेंद्र मोदी सरकार के बेहद ही अहम मंत्री, जिनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है देश के बहुत बड़ी संख्या में जो युवक हैं उनको दक्ष बनाने की, और ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज में। और सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगा। एक जो समय की जरूरत थी, उस जरूरत के हिसाब से आपने स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं, लेकिन इस स्किल इंडिया प्रोग्राम में जो आपने लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य मुझे लगता है काफी जरूरत है, क्योंकि लोग काफी ज्यादा हैं जो स्किल नहीं है। लेकिन मुझे ये शक लग रहा है कि लक्ष्य को पूरा करना कितना आसान हो पाएगा। देखिए, लक्ष्य तो पहले भी निर्धारित था, लेकिन लक्ष्य का स्वरूप जो था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या माध्यम होगा, क्या तरीका होगा, उसकी रूपरेखा तैयार नहीं की गई। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सबसे पहले इस मंत्रालय का, आजाद भारत में ये मंत्रालय नहीं था। पहले से एक विभाग बनाया गया जब हमारी NDA की सरकार आई, और मोदी जी ने इसको बाद में स्वतंत्र मंत्रालय बनाया, जिसकी जिम्मेवारी मुझे थी। मेरे पास शुरुआत करने में के लिए कुछ नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसके पश्चात एक एजेंडा दिया हम लोगों को, और आज इस देश में मात्र 3.5% लोग को कौशल प्राप्त है या स्किल्ड है, जबकि अगर आप देखें तो चीन में लगभग 45% है, जापान में लगभग 80% है, जर्मनी में 74% है, कोरिया में 96% है। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी हमसे ज्यादा है। हाँ, और इसमें ये अगर हम कहें कि प्रशिक्षित है, तो इसका मतलब प्रशिक्षित है इस लायक कि वो रोजगार भी है, और हम इस तुलना में बात करते हैं। लेकिन भारत में अभी लगभग जो 68वां राउंड NSSO का, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन और सेंसस का है, उसके हिसाब से लगभग 430 मिलियन लोग जो हायर सेकेंडरी यानी कि हायर सेकेंडरी के नीचे उससे शुरुआत करके स्कूल ड्रॉप आउट तक है, और जो बिल्कुल अशिक्षित है उसकी संख्या इतनी बड़ी है। ये सब लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, और उसके बाद ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक माह लगभग 10 लाख लोग हमारे वर्कफोर्स में जुड़ते हैं। तो ये आप आंकड़े समझ सकते हैं। तो कहीं तो शुरुआत करनी थी। कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने इन चुनौतियों को समझा और एक मंत्रालय के माध्यम से एक रूपरेखा देकर के हमें जिम्मेदारी दी। अगर योजना की बात करें तो योजना पिछली 2009 की योजना से और इस योजना में ऐसी क्या खासियत है जो मान के चलूं कि ये बिल्कुल क्रियान्वयन की स्थिति में है? देखिए, इस पॉलिसी जिसकी नीति होती है, 2009 की नीति के कार्यान्वयन में कठिनाइयां थी, उसको हम लोगों ने देखा, और इस बार की नीति में हम लोगों ने ये किया है
कि जो इंडस्ट्री बॉडी है, उद्योग तय करेगा कि मुझे किस काम के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए जो हमारे उद्योग में काम करे, और उसको रोजगार देने की हमें अभी तक इस देश में ऐसा हुआ है कि 12 वर्ष की शिक्षा आवश्यक है, महसूस करते हैं, लेकिन 12 वर्ष की शिक्षा, सेकेंडरी स्कूल तक की शिक्षा शायद आपको रोजगार ना दिला सके, लेकिन 12 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको रोजगार दिला सकता है। तो ये समन्वय ढूंढना, और इस काम को इंडस्ट्री बॉडी को दिया गया है, और जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं हमारे, जिनके तहत ये मानक बनाना है, करिकुलम बनाना है, क्वालिफिकेशन पैक बनाना है कि आप इतनी ट्रेनिंग लेके आएंगे, हमारे पास रोजगार रखा हुआ है। आज कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, मतलब निर्माण के क्षेत्र में 3.5 करोड़ नौजवानों की जरूरत है, चाहे वो प्लम्बर हो, मेसन हो, वेल्डर हो, स्कैफोल्डिंग वाला हो, इस प्रकार के लोगों को। रिटेल के क्षेत्र में लगभग 1.7 करोड़ लोग, ऑटोमोटिव में लगभग 4 मिलियन लोग, इसी प्रकार से हेल्थ केयर में, फर्नीचर्स और फर्निशिंग में लगभग 1 करोड़ लोगों की जरूरत है। तो इतनी बड़े संख्या में लोगों, लेकिन वो इंडस्ट्री के पास आदमी नहीं है। लेदर इंडस्ट्री में बड़ी संख्या में, टेक्सटाइल में बड़ी संख्या में तो हमारे पास लोग नहीं, लोग हैं, लोग के पास वो प्रशिक्षण नहीं है। तो प्रशिक्षण अगर थोड़ा सा है, जो जिसकी आमदनी आज 3,000 है, वो 30,000 तक जा सकता है। उद्देश्य है कि देश की आय बढ़े, नौजवानों की आय बढ़े, देश की आय बढ़े। अपनी बड़ी अहम बात है कि इंडस्ट्री को जिस तरह के लोग चाहिए वो लोग हम देंगे, ये सुनिश्चित करेंगे इस योजना के तहत। तो आपके यहाँ सरकार के मशीनरी तंत्र की बात करें तो सबसे ज्यादा जिसके कंधों पर जिम्मेदारी होती है वो आईटीआईज की क्या हालत इतनी अच्छी है कि इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक हम कर सकें? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और शायद इस सवाल से पहले ही देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को महसूस किया कि देश के आईटीआईज अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, श्रम मंत्रालय में था। उन्होंने आते के साथ पिछले 2 महीना पहले सभी देश के आईटीआई का प्रशासनिक नियंत्रण लेबर मंत्रालय से निकाल करके कौशल विकास मंत्रालय के था। 2 महीने हुए हैं, उनकी बहुत सारी चुनौतियां, और आपको मैं बता दूं कई आईटीआईज इस देश में बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस से भी अच्छे हैं, लेकिन 1 कमरे का भी आईटीआई है और 20 एकड़ का भी आईटीआई है, और कई बार किसी की गुणवत्ता है, किसी की गुणवत्ता नहीं है। उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पर, मुझे आज भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी की ट्रेनिंग की डिग्री की पहचान है वो एनसीबीटी का है, लेकिन उसमें कई कमियां भी हैं। राज्य सरकारें भी चलवा रही हैं, लगभग 8,500 के आसपास निजी क्षेत्र में है, 3,500 के आसपास सरकारी क्षेत्र में है। बड़े काम की जरूरत है, लेकिन अब क्योंकि मैं इस काम पर फोकस कर सकूंगा तो उनकी गुणवत्ता को बढ़ाना, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था को बढ़ाना और उनको एम्प्लॉयमेंट से, रोजगार से जोड़ना, इस काम को हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। सीएसआर में स्किल पहले से शामिल है जहां तक मैं समझता हूं। इसके अलावा क्या कोई ऐसा प्रस्ताव आप लोग विचार कर रहे हैं, कंपनी अगर एक लिमिट से ज्यादा, देखिए बहुत सारे तो हम टैक्स इंसेंटिव, वित्तीय बहुत सारे प्रस्ताव हमारे पास है, हम प्रस्ताव हैं, वित्त मंत्रालय से सहमति हो जाएगी। जैसे हाल फिलहाल हमने स्कूल लोन की बात की, वो कामयाब हो रहा है। तो किस प्रकार से देश में स्किल के लिए साधन जुटाया जा सके और इंडस्ट्री की पार्टनरशिप हो, ये यहां पर विमर्श करना उचित नहीं होगा। एक बार वित्त मंत्रालय से बातचीत हो, उन योजनाओं को हम लेके चल सकते हैं। आपने स्किल लोन की बात करी, स्किल लोन एक बहुत बड़ा चीज है जो मुझे लगता है कि एक बहुत कमी थी इस पूरे सिस्टम, उसको आपने दूर करने की कोशिश। स्किल लोन के लिए लोग बैंकों से दिक्कत आती है कि हमें तो गारंटी नहीं है, कमी है। हाँ, इसमें सिक्योर्ड है, और इसके लगभग 500 करोड़ रुपए तक का हम 5,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक स्किल लोन की व्यवस्था कर रहे हैं। आपने पिछले दिनों कई मौके पर कहा कि इसमें पीपीपी को भी एक अहम कड़ी मान के देखिए, हम लोग स्किलिंग के लिए आईटीआईज वगैरह की जो बात करें उसको भी कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात कर रहे हैं, ताकि साधन उनके पास है, उस साधन का भी हम उपयोग कर सकते हैं। क्या माने कि स्किल सेक्टर के लिए अलग से पीपीपी की कोई पॉलिसी लाएंगे, चूंकि हाईवे नहीं, इसके लिए पॉलिसी में सब चीज इंगित है और सब कुछ अंकित है। हमें अलग से कुछ करने के लिए देश अगले 5 वर्षों में किस दिशा में, किस तरीके से करेगा और किस दिशा में करेगा, ये हमने तय कर दिया है, सब लोगों को मिलकर। आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्ट्री से आपकी बातचीत हुई है, कुछ प्रस्ताव भी मान लिया उन्होंने। डिफेंस में एक ऑफसेट पॉलिसी उन लोगों की है, क्या उसमें ऑफसेट पॉलिसी? देखिए, डिफेंस में 2 बड़ा काम हुआ है। डिफेंस में जो 60,000 कर्मचारी उनके जो फौजी हैं वो 35-38 वर्ष में रिटायर करते हैं, वो अपने आप में डिसिप्लिन है, वो ताकतवर है, देश की सेवा में लगे हैं, और 20 वर्षों से 19 वर्षों तक वो सेवा करके एक डिसिप्लिन में काम करते हैं। उनके कई हुनर हैं, इसलिए अंतिम वर्ष जो फौजी जवान का होगा उससे प्रशिक्षण में हम लोग करेंगे, ताकि वहां से निकल करके देश में जो स्किलर्स का शॉर्टेज है, जो प्रशिक्षक वो कोर्स कर सके या खुद स्किल करके काम कर सके या फिर उद्यमी बन सके अपने घर लौट करके। इसलिए ये सबसे बड़ी योजना है। और ऑफसेट के प्रोग्राम में ये प्रावधान किया जा रहा है कि जो भारत में मैन्युफैक्चर होने वाले विदेशों से आने वाली कंपनियां निर्माण का काम करेंगी, उसका 20% या कुछ प्रतिशत तय हुआ है, वो
स्किलिंग में जाएगा, वो विदेशी कंपनियां खर्च करके उस बड़े कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्र में जिसमें स्किल की आवश्यकता है उसकी भरपाई या उसका पैसा उन कंपनियों द्वारा दिया जाएगा स्किल ट्रेनिंग के लिए, और इसमें भी बड़ी मात्रा में पैसे आने की संभावना है। इस पर फैसला हो चुका है कि नहीं? डिफेंस मंत्रालय ने इस पर नीतिगत फैसला कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे बात करें। थैंक यू, धन्यवाद। और हम आपको बता दें कि CNBC आवाज स्किल इंडिया मिशन पर पूरे दिन खास कवरेज करेगा। इसी कड़ी में कल सुबह 9:30 बजे देखिए हमारे खास मेहमानों के साथ बिग कवरेज, हुनरमंद बनेगा इंडिया। और फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक चौंकाने वाली खबर बताएंगे कि आखिर देश छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हैं हमारे करोड़पति। और साथ ही बताएंगे 1 रुपए में कैसे करें हवाई यात्रा। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। विनिवेश के दौरान सरकारी कंपनियों के शेयरों में आने वाली भारी गिरावट को रोकने के लिए सेबी जल्द ही कड़े कदम उठा सकता है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सर्किट लिमिट और ट्रेडिंग पर सख्ती जैसे प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़ते हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, ये समझाएं किस तरह के फैसले आने की संभावना है और कब तक आपको लगता है कि ये फैसले आ पाएंगे? देखिए, दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से सेबी के पास जो प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें कहा गया था कि जब भी सरकारी कंपनियों में विनिवेश का मौका आता है तो उसके शेयरों में काफी ज्यादा गिरावट आने लगती है, जिससे सरकार को भारी नुकसान होता है। अब इस गिरावट को रोकने के लिए 2 प्रमुख उपाय सुझाए गए थे वित्त मंत्रालय की तरफ से। पहला उपाय तो ये था कि जिस कंपनी के शेयर का विनिवेश किया जाए उस विनिवेश के दौरान उस कंपनी के शेयर में अगर ज्यादा गिरावट आए तो उस गिरावट को रोकने के लिए सर्किट फिल्टर लगाने की सिफारिश की गई थी। और सर्किट फिल्टर आमतौर पर 20% 25% गिरावट पर सेबी लगाता खुद है, लेकिन सरकार यहां पे चाहती है कि 5% या 10% से ज्यादा गिर जाए शेयर की कीमत तो वहां पे सर्किट फिल्टर लगा दे सेबी। तो सेबी इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगले कुछ दिनों में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। दूसरा एक प्रस्ताव वित्त मंत्रालय ने यह रखा है कि जिस कंपनी का विनिवेश किया जाए तो ऑफर फॉर सेल यानी OFS के दिन उस शेयर में ट्रेडिंग में पाबंदी लगा दी जाए या फिर उस पर सख्ती की जाए ताकि शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव ना देखने को मिले। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि वित्त मंत्रालय की सिफारिश से सेबी सहमत नहीं है। सेबी का मानना है कि ऐसा करने से FNO को मामलों में कुछ परेशानी आ सकती है और सरकारी कंपनियों के लिए ऐसे अलग से नियम बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, ये उचित भी नहीं होगा। लिहाजा काफी हद तक संभावना है कि सर्किट फिल्टर के मुद्दे पर ही सेबी अपनी गाइडलाइंस जारी करे विनिवेश के अगले चरण की शुरुआत होने से पहले। शुक्रिया। और फूड रेगुलेटर फसाई ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मैगी एक्सपोर्ट की इजाजत वापस लेने की मांग की है। दरअसल हाई कोर्ट ने नेस्ले को मैगी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी थी। फसाई का कहना है कि चूंकि नेस्ले को मैगी बनाने की मंजूरी नहीं है, ऐसे में एक्सपोर्ट जारी नहीं रखा जा सकता। हाई कोर्ट ने फसाई की मांग पर नेस्ले से एफिडेविट देने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। भारतीय करोड़पतियों में विदेश में बसने की चाहत बढ़ती जा रही है। पिछले 14 साल में चीन के बाद सबसे ज्यादा भारतीय करोड़पतियों ने विदेश में अपना आशियाना बसाया है। करीब 2.25 लाख भारतीय करोड़पतियों में से 61,000 ने विदेश का रुख किया है और कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में चीन सबसे ऊपर है। चीन के 6 लाख से ज्यादा करोड़पतियों में से 91,000 अपना देश छोड़कर आ चुके हैं। ये रिपोर्ट पिछले 14 साल में HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के पलायन को लेकर तैयार की गई है। अपना देश छोड़ विदेश में बसने वालों की इस फहरिस्त में चीन और भारत ही नहीं बल्कि फ्रांस, इटली, रूस, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट के करोड़पति भी शामिल हैं। भारतीयों के साथ दूसरे देशों के अमीरों का सबसे पसंदीदा देश यूके रहा है। उसके बाद अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, UAE और कनाडा का नंबर आता है। रिपोर्ट में इस पलायन की वजह आंतरिक संकट, असुरक्षा की भावना, बेहतर जीवन स्तर की चाह और बच्चों की शिक्षा की चिंता को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संपत्ति की सुरक्षा, टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बेहतर अवसरों के चलते भी पलायन में तेजी आई है।
भारतीय एविएशन बाजार में अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट की अग्रेसिव स्ट्रैटेजी जारी है। एयरलाइन आज ₹1 में हवाई टिकट का ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के तहत कंपनी 1 लाख सीटें बेचेंगी। हालांकि इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए स्पाइसजेट ने कुछ शर्तें भी लगाई है। पहली शर्त यह है कि ₹1 में बेस फेयर के बाद आपको हवाई टिकट के लिए टैक्स और फीस देनी होगी। दूसरी शर्त यह है कि आपको इस सस्ते टिकट के साथ रिटर्न जर्नी के लिए सामान्य कीमत पर दूसरा टिकट भी बुक कराना होगा। और तीसरी शर्त यह है कि इस ऑफर के तहत बुकिंग स्पाइसजेट के मोबाइल ऐप के जरिए ही हो सकेगी। ये ऑफर 15 जुलाई से 17 जुलाई यानी 3 दिनों तक चलेगी और इसमें 15 जुलाई से 31 मार्च तक यात्रा की जा सकेगी। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में लिए जाने वाले सर्विस चार्ज और सर्विस टैक्स को लेकर सरकार ने सफाई जारी की है। सरकार ने एक प्रेस रिलीज के जरिए साफ किया है कि होटल और रेस्टोरेंट जो सर्विस चार्ज लेते हैं वो सरकार नहीं लगाती है और ना ही वो सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। ये चार्ज होटल और रेस्टोरेंट्स अपने पास ही रखते हैं और सरकार के पास खाने के बिल में लिया गया सर्विस टैक्स ही जमा होता है। कई कंज्यूमर्स को ये गलतफहमी होती है। ये रेस्टोरेंट्स जो सर्विस चार्ज लेते हैं वो भी सरकारी टैक्स है। सरकार ने अपने बयान में साफ कहा है कि ऐसे रेस्टोरेंट या होटल में खाने के बिल पर सर्विस टैक्स की रकम बिल की कुल रकम का 5.6% होता है, उससे ज्यादा नहीं। और बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रखी है। रिलीज के 2 दिन के अंदर ही फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। फिल्मकार राजामौली की मैग्नम ओपस बाहुबली द बिगिनिंग ने रिलीज के पहले वीकेंड में 140 करोड़ की कमाई की है। सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कमाई के मामले में भी फिल्म रिकॉर्ड बना रही है। दुनिया भर में सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही बाहुबली 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। इससे पहले कभी भी कोई भारतीय फिल्म इस तरह का जबरदस्त परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। बाहुबली भारत की सबसे महंगी फिल्म कही जा रही है। 250 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में शानदार स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। बॉलीवुड में तहलका मचाने वाली फिल्म बाहुबली के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। महिंद्रा ग्रुप के एमडी आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है कि बाहुबली ने आश्चर्यजनक तरीके से सफलता हासिल की है। महिंद्रा ने लिखा है कि फिल्म स्केल और सीजीआई यानी ग्राफिक्स के जरिए कहानियों को बड़े पर्दे पर खूबसूरती से दर्शाने में भारतीय इंडस्ट्री की क्षमता को दर्शाया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करके फिल्म के निर्देशक एस राजामौली को बधाई देते हुए कहा है कि उन्होंने मास्टरपीस बनाया है। बॉलीवुड के दिग्गज निर्माताओं में से एक करण जौहर ने भी फिल्म की तारीफ करते हुए ट्वीट किया है कि बाहुबली ने एक तेलुगु मूवी होने के बावजूद हिंदी फिल्म के अभी तक के सारे ओपनिंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नासिक त्र्यंबकेश्वर सिंहस्था कुंभ मेले भारी सुरक्षा के बीच परंपरागत रूप से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने त्र्यंबकेश्वर में और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में परंपरागत ध्वजारोहण के साथ मेले का उद्घाटन किया। ध्वजारोहण के वक्त श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कुंभ में शुभारंभ के साथ ही श्रद्धालुओं ने पूजा और आरती करने की होड़ लगाई। सैकड़ों लोगों ने पवित्र स्नान के लिए गोदावरी नदी में डुबकी लगाई। 2.5 महीने पहले चलने वाले इस महाकुंभ के दौरान हर दिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ते रहने का अनुमान है। और आवाज एट 9 में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।